हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 22 मार्च की न्यूज़ से। देखते क्या क्या है इसमें। तो उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया ही होगा। नया फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, ऐप में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और टेलीग्राम चैनल पर इसके सभी के आंसर्स मिलेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए 22 मार्च, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स के रिगार्डिंग, फिर रईसीना डायलॉग और रामा देवरा बट्टा वल्चर सेंचुरी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला तो देखते हैं हम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स। अभी न्यूज में क्यों था, तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, जो कि मार्च 2026 तक रहेगी, ताकि हमें जो है स्पीडी जस्टिस मिलता रहे रेप और पॉक्सो केसेस में। ठीक है। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो देखो 16 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है दिल्ली में, और ई पॉक्सो कोर्ट्स जो है 16 में से 11 है। दिल्ली में देखो टोटल केसेस इतने हैं, यूपी में इतने 80,000 है, तमिलनाडु में देखते जाओ। ठीक है। अभी एफटीएससी स्कीम क्या है, ये तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। और ये फंड किससे आता है, तो ये निर्भया फंड से लिया गया है। लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 2019 में, रिस्पॉन्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेस, जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ना, तो उसके रिगार्डिंग ही ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि जो जो बच्चे के ऊपर के जो भी अत्याचार होते हैं उनके जो केसेस रहते हैं वो फास्ट डिस्पोजल हो सके। अभी कॉस्ट शेयरिंग की बात की, अभी स्पॉन्सर्ड है मतलब क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्पॉन्सर्ड है मतलब क्या, सेंटर और स्टेट्स का डिवीजन रहता है। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट्स है उनका भी डिवीजन रहता है। तो 60-40 रहेगा सेंटर और स्टेट्स का, 90-10 रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम और हिमाल हिली स्टेट्स का। मतलब 90% जो कॉस्ट रहेगा वो सेंटर उठाएगा, और 10% जो है नॉर्थ ईस्टर्न वाले सिक्किम और हिली स्टेट्स वाले, और 100% सेंट्रल फंडिंग रहेगा यूटी के लिए, जो जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद। अभी हमें एफटीएससी की जरूरत ही क्यों है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत ही क्यों है, तो एक तो पहला बैकलॉग बहुत ज्यादा है। पेंडिंग रेप और पॉक्सो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, 2 लाख थे 2020 में, तो अभी 4 लाख हो गए। और टाइमली जस्टिस मिल रहा नहीं है, तो इसकी वजह से अभी एक मैंडेट किया है कि जो कंप्लीशन है वो 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, पॉक्सो एक्ट के अंडर बोला गया है। और क्राइम डिटरेंस भी है कि भाई अगर आप कोई क्राइम करते हो तो उसका एक डर भी रहना चाहिए, एक फियर रहना चाहिए पनिशमेंट का, तो वो भी है, ताकि डिस्करेज करे आके आगे जाके जो भी कोई करना चाहेगा तो वो। अभी परफॉर्मेंस कैसा रहा हम देखते हैं अभी। 700 से ज्यादा एफटीएससी मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है हमारे इधर, और उस पे ऑपरेशनल 30 स्टेट्स या फिर यूटी से भी है, मतलब 30 स्टेट्स में ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है। और 406 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स है। ठीक है, 400 में से मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा, 50-60% तो पॉक्सो के रिगार्डिंग ही है। 96% डिस्पोजल रेट है, मतलब जल्दी से जल्दी खत्म होने वाले 96% है। 3 लाख प्लस केसेस डिस्पोज हो चुके हैं जब से लॉन्च किया गया है। अभी चैलेंजेस क्या प्रॉब्लम है, तो अभी आपको लगेगा 700 ज्यादा, पर नहीं, 1000 थे सैंक्शन हुए थे 1000, पर बस 700 ही 750 ही ऑपरेशनल है अभी तक तो। और केस पेंडेंसी भी अभी भी ओवरलोडेड है, अभी भी डिले होते जा रहा है। इवन अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है निर्भया फंड का, 1700 करोड़ ऐसे ही पड़ते हैं, मतलब स्पेंड ही नहीं हो रहे। और स्पेशलिस्ट सपोर्ट की भी नहीं है इसमें, विक्टिम फ्रेंडली सेंटर्स नहीं है। इवन फीमेल प्रोसिक्यूटर्स भी बहुत कम है, काउंसलर्स और फीमेल प्रोसिक्यूटर्स। अभी इसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, तो पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा स्पेशल जजेस बुलाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनको सेंसिटाइजेशन करेंगे, ताकि जो पॉक्सो केसेस है वो अच्छे से हैंडल कर सके। विक्टिम फ्रेंडली कोर्ट रूम्स रहने चाहिए, ताकि जो वल्नरेबल विटनेस डिस्पोजिशन सेंटर्स है, ताकि और एस्टेब्लिश कर सके हम। टेक अपग्रेड्स होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल केस फाइलिंग, मतलब इजी से फास्टर हो सके सब। और फॉरेंसिक लैब्स भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फास्टर डीएनए और एविडेंस एनालिसिस इसके थ्रू होगा तो अच्छा ही बात है। अभी आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है कि ये किसके स्कीम के अंडर बनाया गया है एफटीएससी फंड, और एक मेंस का क्वेश्चन है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है एफटी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का स्कीम का, तो इसका एनालाइज करना है आपको, क्रिटिकली एनालाइज प्रोज और कॉन्स, और इसमें रिफॉर्म्स क्या जरूरत है। 250 वर्ड से आप कोशिश करिएगा, इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। फिर आते हैं हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि है यूएई, मतलब क्या, ड्रोन्स इन शॉर्ट, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। अभी देखो अभी न्यूज में क्यों था, तो 2 चाइनीज यूएवी पाए गए जापान के ऊपर, तो ये थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहा है कि भाई मिलिट्री और सर्वेलेंस के लिए अभी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी एडवांटेजेस क्या है मिलिट्री ऑपरेशंस में, अगर देखा जाए तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अभी MQ-9 रीपर एक ये है, तो ये 32 मिलियन का है, और F-35 फाइटर जेट जो है 80 मिलियन से भी ज्यादा जाता है, मतलब इसमें 3-4 आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, 3 तो मिनिमम तो आ ही जाएंगे।
तो समझ सकते हो एक फाइटर जेट में आपको 3 ड्रोन मिल रहेंगे एकदम तगड़े वाले। तो ड्रोन जो है काफी चीप है, तो ऐसे एग्जांपल देख सकते हो आप, ऐसे लिख लिया तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके बाद आता है रिड्यूस ह्यूमन रिस्क। अभी इसमें कोई पायलट वगैरह तो नहीं रहता है जैसे फाइटर जेट्स में रहते हैं, वैसे तो पायलट्स नहीं है इसमें। और इससे कैजुअलिटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, अगर ड्रोन को शॉट भी किया तो फिर वो बस मशीन जाएगा, इंसान थोड़ी जाएगा। तो ये रिड्यूस्ड ह्यूमन रिस्क है। और परसिस्टेंट सर्वेलेंस, मतलब एक ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक बार ऊपर गए तो सीधा परसिस्टेंटली आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती रहेगी इसकी रिगार्डिंग, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करना इजी जाएगा। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अभी देखो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स भी कर सकते हैं हम। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी आ गई। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? एक झुंड की तरह आते हैं ये और सीधा अटैक कर सकते हैं। अभी नागोर्नो कराबाख हमने देखा था, ये कहाँ पर था मुझे बताना, तो यहाँ पर था। ठीक है, तो अजरबैजानी यूएवी वीकेंड आर्मेनिया का आर्मी में। ठीक है, आर्मेनिया की आर्मी इन्होंने वीकेंड किया था यूएवी। अभी ऐसे एग्जांपल यूज करोगे तो उल्टा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, असिमेट्रिक वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म, द यूएस एंटर के यूज ड्रोन्स इन द मिडिल ईस्ट। तो काउंटर टेररिज्म करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं हम। लोअर लॉजिस्टिकल नीड्स, अभी इसमें कोई एयरबेस की जरूरत नहीं, टैंकर की जरूरत नहीं, ना ही पायलट की जरूरत है। तो इतना कुछ ऐसा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं। अभी कंसर्न्स क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं कि जो कॉस्ट जो है वॉर का रिड्यूस हो गया है, तो मिलिट्री एक्शंस लेना इजी हो जाएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को बहुत ज्यादा एम्पावर मिलता है। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब क्या है? तो टेररिस्ट वगैरह, ये भी इनके पास भी आ सकती है ना टेक्नोलॉजी। हाउती अटैक कर सकते हैं सऊदी ऑयल फैसिलिटीज में, जैसे इन्होंने ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया था। आईएसआई यूज ड्रोन्स फॉर बैटलफील्ड सर्वेलेंस। फिर एस्केलेट रीजनल टेंशंस, रीजनल टेंशन बहुत बढ़ सकते हैं। ड्रोन स्ट्राइक हो गए थे अफगानिस्तान में, तो इसके लिए टेररिज्म वगैरह बढ़ सकता है। प्रॉक्सी वॉरफेयर और डिनाइबिलिटी भी हो सकती है कि भाई हमने तो मारा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब नेशन पूरा सप्लाई करेगा ड्रोन्स वगैरह अपने एलाइज को या फिर रिबल ग्रुप्स को, और ये और भड़काने की कोशिश करेंगे। प्रोलॉन्ग वॉरफेयर, कभी खत्म होगा ही नहीं, वॉर खत्म होगा ही नहीं, कभी इधर से आएंगे इधर से आएंगे। अभी इम्पैक्ट क्या है राइवल यूएवी का ऑन इंडिया? तो सिक्योरिटी थ्रेट से हमारे ऊपर, ताकि देखो अभी पाकिस्तान और चाइना के पास अगर ऐसे वेपन्स आने लग गए तो हमारे लिए काफी थोड़ा सा चिंता का विषय है। मिलिट्री असिमेट्री भी आ सकते हैं। चाइना लीड करता है एयर ड्रिवन यूएवी वॉरफेयर में। और इंडिया का इंद्रजाल जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। अभी एआई तो आपको पता है, एआई ड्रिवन तो अभी चाइना ने तो मतलब चाइना के कौन सी भी फील्ड में कोई पीछे नहीं रखा है, मतलब उन्होंने सब पैसा है। इवन आप उनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत तगड़ा अच्छा खासा है, $4,000 है, $1 बिलियन है ऑलमोस्ट। साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है, ड्रोन क्या हैक करके नियर बॉर्डर भी कुछ भी कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, देखो जिसमें वायर और सॉफ्टवेयर आ गए ना वो हैक हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ड्रोन्स, अभी हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, फिर इंपोर्ट आएगा, फिर उसकी वजह से हमारा जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ जाएगा। अभी इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं MQ-9B ड्रोन्स, जो कि हमारा सप्लाई चेन रिस्क इश्यूज आ सकते हैं इसमें। अभी इंडिया कैसे स्ट्रेंथन करे? तो पहले तो बात काउंटर ड्रोन मेजर्स लाने चाहिए हमने। अभी जो इंद्रजाल सिस्टम है हमारा, उसमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। हमने जैमिंग और हैकिंग काउंटर मेजर्स इन्वेस्ट करना चाहिए। ईगल की तरह इंटरसेप्ट ड्रोन भी बनाना चाहिए। हमने उरी तो देखा रहेगा, जैसे ईगल्स वगैरह बनाए थे। गरुड़, आई गेस गरुड़ ड्रोन था वो। फिर इंडिजिनस ड्रोन डेवलपमेंट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, फंड करना चाहिए जो स्टार्टअप्स है ड्रोन वाले, उनको भी फंडिंग देना चाहिए अच्छा खासा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए। एआई पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन, स्वार्म टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी अभी करंट ट्रेंडिंग में है, कोशिश करिएगा। देखो हमारे पास टैलेंट का कमी नहीं है, इवन पैसे की भी कमी नहीं है, अगर अच्छे से यूटिलाइज किया गया तो। अभी एक PYQ यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, तो ट्राई कीजिएगा, ड्रोन्स के ऊपर ही था क्वेश्चन। तो देखो, देखो कोई भी क्वेश्चन जो भी इशू मैं ले रहा हूँ ना, वो आइदर PYQ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर PYQ के रिलेटेड रहेगा, या फिर इन फ्यूचर चांसेस एक तो आइडिया लग जाता है कि भाई आगे जाके कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इतना तो स्टडी हो गया रहता है, तो उतना ट्रस्ट कर सकते हो आप। ये एंटी ड्रोन सिस्टम कौन सा है हमारा इंडिया का, देखो बताओ मुझे। और मेंस क्वेश्चन एक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्राई करिएगा। साइंस टेक पेपर 3, GS पेपर 3 में आने के चांसेस ज्यादा है इसमें। ड्रोन्स पर तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसके लिए ये प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, ये इसी के इर्द गिर्द आएगा। ठीक है, ज्यादा और एक थोड़ा सा एक अलग एंगल हम कवर करेंगे वैसे इन फ्यूचर हुआ तो आपने क्वेश्चन देख लिया, चलो ठीक है। अभी राइसीना डायलॉग, राइसीना डायलॉग है क्या? तो अभी देखो इंडिया ने होस्ट किया 10वां राइसीना डायलॉग 2025 में दिल्ली में। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए थे क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि चीफ गेस्ट थे। अभी राइसीना डायलॉग होता क्या है? तो देखो लॉन्च किया गया था हमने 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ऑर्गेनाइज होता है हर साल, किसके साथ? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, याद रखिएगा। और ये जो राइसीना हिल्स है उसके बाद हमने ये नेम किया है। ठीक है, इंडिया का की गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो लोकेटेड, बात की जाए तो।
इंडिया के प्रीमियर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है। अभी कंपेरेबल अगर किया जाए तो म्यूनिक की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जर्मनी में, शांग्रीला डायलॉग है सिंगापुर में, तो इसके इसके चलते ही हमने ऐसा राइसीना डायलॉग बनाया। अभी की पार्टिसिपेंट्स कौन है इसमें, तो ग्लोबल लीडर्स आते हैं इसमें, पॉलिसी मेकर आते हैं, एकेडमिक्स आते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं। और अभी का थीम क्या था, काला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लान। अभी टेक अवेज क्या थे, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्हें बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी इन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं कि भाई तारीफ, सैंक्शन, फाइनेंशियल कंट्रोल भी एज अ वेपन्स यूज कर रही है। ट्रस्ट बेस्ड ट्रेड पार्टनरशिप होनी चाहिए, री एवेल्युएट करना चाहिए हमने ट्रेड टाइज यूएस, यूयू और यूके के। इंडिया इंडो पैसिफिक कंसर्न्स भी है, क्वाड लीडर जो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में 4 मेंबर है, ये 4 मेंबर इंपॉर्टेंट है काफी। तो इन्होंने भी कंसर्न्स रेज किए कि भाई चाइना का एग्रेसिव प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया को आईओआर जो है वो एक पीसफुल रहना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड वो जो सिक्योर हो सके। फिलीपींस इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन स्क्वाड को अलायंस, स्क्वाड में भी इन्होंने इनविटेशन दिया है कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के साथ साथ हम भी आ जाए ताकि जो चाइना का जो प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में उसे काउंटर कर सके। और डिजिटल सॉवरेंटी और एआई, इंडिया कॉशियस है कि भाई क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो ना हो, एआई डेवलपमेंट, डेटा रेगुलेशन, डिजिटल रेगुलेशन ट्रेड डील्स में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है जो मैंने बनाया, बताना इसका आंसर क्या है। और मेंस क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ राइसिंग डायलॉग इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, हाउ कैन इंडिया यूज सच प्लेटफॉर्म टू एनहांस इट्स जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग। चलो ठीक है, रामदेवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी, यहाँ पर देखो वल्चर्स काफी ज्यादा हद तक पाए जाते हैं। अभी न्यूज में क्या है, तो एक रेयर साइटिंग मिला है इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जो कि ये यहाँ पर एक सेंचुरी पर मिला गया था, जो हाईलाइट करता है जो हमारा सक्सेस है ये प्रोटेक्टेड एरिया बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स का। अभी ये क्या है, ये कहाँ पर है, तो पहली बात लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हिल रेंज है तो रेंज देखेंगे, ये वही नाम से ही रेंज है, हिल रेंज, रामनगरा कर्नाटका में है, 2012 में एस्टेब्लिश है, ESZ है, इको सेंसिटिव जोन है, नोटिफाई किया गया था 2017 में, इंडिया का फर्स्ट और ओनली वल्चर सेंचुरी है ये। अब इसमें स्पीसीज कौन से इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, व्हाइट बैक वल्चर है। ठीक है, अभी हमने इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर देखा था, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मीडियम साइज है, बल्कि स्कैवेंजर है, नेटिव टू इंडिया। स्कैवेंजर मतलब क्या, जो मरे हुए जानवर है उनको ही खाता है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है ये। एनिमल कार्कसेस मतलब वही मरे हुए जीव के ऊपर ही, फीमेल स्मॉलर रहते मेल से। ये प्रेफर करते हैं सवाना, ओपन लैंडस्केप, मतलब उनको खुला मैदान पसंद है जनरली। और थ्रेट की बात की जाए तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था ऑलमोस्ट 99%, डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग की वजह से। एक तरह का ये पेस्टिसाइड ही था, तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो गए थे इनको। और हैबिटेट लॉस और फूड स्कैर्सिटी भी हो गई थी। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए, आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये आईयूसीएन स्टेटस बोला गया है, तो इसका आंसर लिख लेना और मुझे बताना। चलिए फिर, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि कैसा था क्या था। इवन आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, और क्या अलग अलग कुछ इश्यूज अगर आपको कुछ चिंता लग रही रहेगी या फिर आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उस पर भी एक नई सीरीज चालू करेंगे, एक्सटेंड सीरीज वाली, अगर आपको अच्छा लगा तो ये सीरीज। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।